हूं आयुष मिश्रा। बिहार में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्मियां तेज हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी एक के बाद एक कई रैलियां कर चुके हैं और आने वाले दिनों में कई रैलियां उनकी शेड्यूल्ड है। इसी के साथ प्रशांत किशोर इस बार बिहार के चुनाव में उतर चुके हैं। प्रशांत किशोर जो माना जाता था कि वो चुनाव लड़वाते हैं, जिन्होंने कई पार्टियों को चुनाव जितवा दिया है, आज वो खुद बिहार चुनाव में मुख्य रूप से उतर चुके हैं। इसके साथ ही पप्पू यादव भी बिहार चुनाव में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अगर मैं पिछले रिकॉर्ड की बात करूं तो पप्पू यादव बिहार चुनाव में काफी सक्रिय थे और इस बार भी वो काफी सक्रिय हैं, उनकी पार्टी काफी सक्रिय है। इसके साथ ही उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम भी जो है सो बिहार में बढ़ चढ़कर अपना वर्चस्व दिखा रही है। इसी के साथ डिहरी विधानसभा से कक्कू खान, जो कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम से इस बार चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आने वाले कुछ ही दिनों में ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में शामिल होंगे और जिसके बाद डिहरी विधानसभा से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के जितने भी सब्सक्राइबर है सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर आपसे मेरा सवाल ये है कि ये आरएलएम पार्टी ही क्यों? बिहार में कई सारी राजनीतिक पार्टियां हैं जो कि काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, फिर आरएलएम से कैसे रिश्ता हुआ आपका? मैं जब से क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ, मैं आपको अपने सारे न्यूज़ चैनल में देखेंगे, मैंने यही बोला जी, जो हमारे मतदाताओं को सम्मान देगा, जो मुझे सम्मान देगा, जो क्षेत्र के विकास के बारे में सोचेगा, मैं उसके साथ जाऊंगा। आज वो समय आ गया है। आगामी 11 तारीख को संडे के दिन 1 बजे पटना में पार्टी कार्यालय में हम लोग मिलन समारोह रखे हैं। हमारे शीर्ष नेता उपेंद्र कुशवाहा जी मुझे मिलन समारोह में शामिल करेंगे और मैं उस पार्टी में सिपाही बन के जा रहा हूँ, ना कि उम्मीदवार बन के जा रहा हूँ। अगर शीर्ष नेता हम मुझे चाहेंगे तो मैं आने वाले दिन में यहाँ का नेतृत्व करूँगा। अभी तो अगर मैं बात करूँ तो इनकी पार्टी जो है, खैर मैं बात करता हूँ, राजद आपके पास ऑप्शन था, भाजपा ऑप्शन था, इसके अलावा कई सारे राजनीतिक पार्टियां जो बिहार में है वो आपके पास ऑप्शन थे, यही क्यों? राष्ट्रीय जनता दल जब तेजस्वी जी सरकार में थे, उन्होंने बोला कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। जी 2020 में भी चुनाव हुआ विधानसभा में और 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ। तो ये सिर्फ नाम के लोग बोलते हैं कि भागीदारी हिस्सेदारी, आने वाले धरातल पे एक भी मुसलमान को शाहबाद में तेजस्वी जी ने सीट नहीं दिया, 4 जिला में जी। और लोकसभा में देखिए पूरा हमारा इधर पटना रेंज साफ है, मगध रेंज साफ है, किसी को उन्होंने यहाँ पे हिस्सेदारी नहीं दी, भागीदारी नहीं दी। हम 18% है, 20% है, उसमें एक भी सीट नहीं है। आने वाले दिन में आप देखेंगे विधानसभा आने वाला है, यहाँ भी देखिएगा सिर्फ छलावा काम किए हैं। आरजेडी सिर्फ मुसलमानों का वोट ली, सरकार बनाई, सरकार में भागीदारी ली, मुसलमान को छल किया। पिछले बार तो आपने पवन सिंह को खुला सपोर्ट किया था, फिर इस बार अचानक से पलटी कैसे आप मारी? पवन सिंह से व्यक्तिगत हमारा बहुत पुराना लगाव था। पवन सिंह जब संघर्ष के दौर में थे तो हमारे नगर परिषद में बराबर कार्यक्रम करने आते थे हमारे बुलाने पे जी। और उसी समय से हमारा संबंध रहा है। इस बीच उपेंद्र कुशवाहा जी यहाँ पे नहीं थे तो वो आए थे। आने के बाद मैंने जवान दिया उनको कि आइए, मैं उनका स्वागत करता हूँ, मैं आपके साथ रहूँगा। और मैं अपनी जवान से पीछे नहीं हटा, जहाँ तक हुआ जिस रूप में मैंने मदद किया। और परिणाम ये हुआ कि वो भी चुनाव हार गए, उपेंद्र जी भी चुनाव हार गए। इन्हीं सब बातों से करके जो हमारे क्षेत्र का विकास करेगा जी। मूल समस्या हमारे क्षेत्र काफ़ी पिछड़ापन है, चाहे विधानसभा के यहाँ पर हमारे जो शीर्ष विधायक हैं, लोकसभा में गए हुए हमारे राजा राम जी सांसद हैं जी। सिर्फ नाम के लोग सांसद हैं, नाम के विधायक हैं। यहाँ पर कोई ना पिछले काम किए हैं न के आगे काम किए हैं। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी से हम लोग प्रभावित हुए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी का जो मुद्दा होता है केंद्र सरकार उनको गंभीरता से लेती है और उनको पूरा करती है। उनका ये नेतृत्व देखकर, ये क्षमता देखकर हमारे सारे लोग, हमारे मुसलमान समुदाय के लोग और भी अन्य समुदाय के लोग, सारे लोग प्रभावित हैं। और उन लोग का दबाव है, उनकी चाहत है मैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा का दामन थामूं, एक सिपाही बनकर के मैं पार्टी में जा रहा हूँ। वर्तमान में यहाँ पे राजद से फतेह बहादुर साहब जो हैं सो यहाँ से विधायक हैं, उनसे आपको चुनाव जीतना कितना मुश्किल और क्या कुछ अभी चैलेंजेस आपको लग रहा है? रही बात फतेह बहादुर की, उनको मैं 0 आउट कर दूंगा जी। जो आदमी भगवान को गाली दे सकता है, जो आदमी यहाँ मतदाताओं को गाली देता है, जो आदमी जाति पाति करके लोगों को भेदभाव करता है, वो यहाँ में एक समय भी नहीं रहेगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ भगवान इतना बड़ा दिन करेंगे, मेरा सामना फतेह बहादुर से हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरा सामना फतेह बहादुर से हो जाए। तो उनको 5 अरब वोट पर मैं सिमट नहीं दिया तो आपके
चैनल पे यह बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ जी। इस बार का आपका मुद्दा क्या होगा, चूंकि डालमिया एक बहुत बड़ा मुद्दा शुरू से ही रहा है, यहाँ के विधानसभा चुनाव को देख लें या फिर लोकसभा चुनाव देख लें, डालमिया एक बड़ा मुद्दा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? क्षेत्र में बहुत सारी काफ़ी समस्या है, डालमिया ही मुद्दा है, वो बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे क्षेत्र में पुल की समस्या देख होंगे, आप यहाँ के रहने वाले हैं। पाली पुल से जो मकराइन को जोड़ती है, 3 साल हो गए, किसी का वहाँ पे ध्यान नहीं गया, कोई यहाँ के विधायक का, कोई एमपी का ध्यान नहीं गया जी। आने वाले दिन में देखिए सिंचाई की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है जी। किसान हमारे पानी के बिना बेहाल है, फसल नहीं हो पाती है जी। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है जी। स्वास्थ्य की समस्या है, स्कूल की समस्या है, डालमिया की समस्या है, सारे मुद्दों को हम लोग रखे हैं। यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था को आप किस तरह से देखते हैं? कोई भी एक बड़ा अस्पताल यहाँ पर नहीं है, एक यहाँ पे सामुदायिक अस्पताल है, लेकिन वो उस लेवल का नहीं है जिस तरह का यहाँ पे सोसाइटी है, यहाँ जो आबादी है उस हिसाब से जो अस्पताल होना चाहिए था। आपको क्या लगता है? सरकारी अस्पताल अपना काम कर रही है, जितना औकात है उसका काम करता है। और रही बात हमारे बगल में जमुआर में NMCH बना हुआ है, और इससे ऊपर उठ करके हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर जो है एम्स का समस्या हम लोग यहाँ रखे हैं, एम्स बनना चाहिए हमारे ससाराम में, हवाई अड्डा बनना चाहिए, कल कारखाना चालू होना चाहिए, लोगों के लिए ITI होना चाहिए, बीएड का कॉलेज होना चाहिए, इंजीनियरिंग का कॉलेज होना चाहिए, और सरकार बनती है जी, भगवान चाहेंगे सरकार बनेगी NDA की, तो सारा मुद्दा धरातल पर उतरेगा और सारे पे काम होगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो इस बार प्रधानमंत्री जी ने स्वरा हवाई अड्डे के लिए भी पैसे, कुछ फंडिंग पास किया है, इसको आप किस तरह से देखते हैं और ये कब तक परिवर्तन इसमें देखा जा सकता है? अभी चूंकि जाएंगे तो वहाँ पे गाय चरते हुए दिखाई देगा, कुछ बाइक से इधर उधर करते दिखाई देंगे, उसको आप किस तरह से देखते हैं? स्वरा अड्डा जो है वो पास हो चुका है, सर्वे का काम जारी है जी। जब तक सर्वे पूरा नहीं होता है, किसान को जमीन का पैसा मुआवजा नहीं मिलेगा, तो किसान अपनी जमीन तो छोड़ेगा नहीं। तो सारा सरकार अपना अपना सर्वे करा करके जितने भी जिसकी भूमि गई है उसको पैसा देंगे, जमीन लेंगे, साफ सफाई होगी, बाहर की कंपनी आएगी, एयरपोर्ट बनाएगी, एयरपोर्ट चालू होगा, तो लोगों को लाभ मिलेगा। ये कब तक चालू हो जाने की उम्मीद है? तो सारी प्रक्रिया देख ही रहे हैं आप, नापी हो रहा है, सर्वे हो रहा है, सारी प्रक्रिया चालू है। बहुत जल्दी आपको आगामी 30 तारीख को माननीय नरेंद्र मोदी रोहतास में आ रहे हैं, और देखिए हम लोग को बहुत बड़ा विश्वास है कि बहुत बड़ी सौगात देंगे। और आप देखें जो विश्वविद्यालय पर आप क्या कहेंगे? चूंकि इस जिला में अगर देख लें तो कोई ऐसा कोई सरकारी विश्वविद्यालय नहीं है जहाँ पे बच्चे जाकर पढ़ सकें, जहाँ पे बच्चे अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। एक जमुहार में है, वो निजी विश्वविद्यालय है, इस पर आप इस समस्या को किस तरह से देखें? ये क्षेत्र में निकम्मापन विधायक का रहा है, MP का रहा है, इसलिए यहाँ पे विद्यालय नहीं है। जिस समय यहाँ के मजबूत विधायक होंगे, मजबूत MP होंगे जी, मजबूत भागदौड़ देंगे जनता उनको, तो जरूर यहाँ पे विश्वविद्यालय का, यहाँ पे यूनिवर्सिटी बन जाएगी। और बहुत बड़ी बात है, आने वाले दिन में सरकार को अब मात्र डिजोल्व होने में, नवंबर में डिजोल्व हो जाएगी, नई सरकार का गठन होगा, और जो भी सरकार बनेगी उस पर हम लोग का दबाव रहेगा, अपने क्षेत्र में काम हो, बेरोजगारी दूर हो, सिंचाई की समस्या दूर हो, अच्छा अस्पताल बने, स्वास्थ्य के लिए, पढ़ाई के लिए, इस सारे बिंदुओं पर हम लोग काम करेंगे। एक सवाल और सर, चूंकि ये राष्ट्रीय सवाल हम या निजी तौर पे आपका मैं राय जानना चाहूंगा। भारत पाकिस्तान में इस वक्त जंग जैसे हालात हैं। पाकिस्तान ने कल ही भारत पर कई सारे मिसाइल और ड्रोन हमला किया है, जो कि भारत ने उसे निष्क्रिय कर दिया। इससे पहले भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाबी कार्रवाई दिया है। उन लोगों, जिन माताओं बहनों का सिंदूर उजड़ा है, उन सिंदूर के नाम से ये ऑपरेशन चलाकर उनको सहानुभूति दी गई है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और क्या कुछ इस पे आप कहेंगे? क्या हालात जो अभी जिस तरह से बन रहे हैं? भारत कभी बर्दाश्त नहीं करेगा तो बाहर से घुसपैठ आकर के निहत्थे पर वार हुआ है, जिससे 26 हमारे लोग शहीद हुए हैं, हमारी माँ बहन का सिंदूर उजड़ा है, बहुत सारे लोग यतीम हुए हैं। मोदी जी संज्ञान में लेकर के, आप तो देखे होंगे एयरपोर्ट से आते आते उन्होंने अपने सारे संस्था के लोगों के साथ मीटिंग की एयरपोर्ट पे ही जी, और उन्होंने डायरेक्ट लागू किया कि अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी आतंकवादी होगा, जो भी घुसपैठी होगा उसके साथ काम करेगा। आने वाले दिन में आपने देखा अभी पिछले 2 दिन में वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर चला के जो वहाँ पे आतंकवादी गतिविधि थी, जो कैंप चल रहा था, उनको उन्होंने ध्वस्त किया। और आने वाले दिन में भारत बहुत शक्तिशाली देश है, मोदी जी कभी पीछे ना हटे हैं, ना पीछे कभी हटेंगे। क्या इस घड़ी में भी भारत जातिवाद और जात पात की राजनीति करेगा? कोई जाति पाति नहीं है। आज राहुल गांधी का भी आपने बयान देखा, मोदी जी को काफ़ी समर्थन किया। सारे शीर्ष नेता और जितनी पार्टी के लोग हैं, मोदी जी के इस पहल पे सारे लोग उनके साथ हैं, चाहे खड़गे साहब हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे कोई भी हो, सारे नेता मोदी जी के साथ है।
और इस संकट की घड़ी में कोई ना जाति पाति करेगा, ना कोई पार्टी पुआ करेगा, सारे लोग मोदी जी के समर्थन में खड़े हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना, हमारे साथ कक्कू खान जी थे जो कि बता रहे थे कि अगर इनकी सरकार बनती है, अगर ये सरकार में आते हैं तो खासकर डिहरी और डालमिया जैसे मुद्दे, जो बड़े मुद्दे सदियों से चलते आ रहे हैं, उसको किस तरह से ये डिसॉल्व करेंगे, डिहरी वासियों को किस तरह से ये नई नई सौगात देंगे, किस तरह से डिहरी वासियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए नया नया कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।